बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ FIA असिस्टेंट डायरेक्टर का टेस्ट जो ग़ालिबन 9 जनवरी 2019 को हुआ, बैच 1 का जो टेस्ट है उसका मैथ का पोर्शन उसका सलूशन डिस्कस करूँगा। काफ़ी लोगों ने डिमांड की कि इसका सलूशन डिस्कस किया जाए। ज़्यादा मुश्किल पेपर नहीं था वैसे मैथ का जो पोर्शन है, और ना ही ज़्यादा आसान था। उन लोगों के लिए ईजी था जिन्होंने FSC की थी, क्योंकि ये ज़्यादातर क्वेश्चन सेकंड ईयर की बुक से थे जो वेक्टर्स और वर्क के रिलेटेड थे। वेक्टर और वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में शेयर करूँगा। इसमें बाकी क्वेश्चन मैंने शेयर किए हैं। फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का जो मैथ है उस पर जिस बंदे को करीब थे उसने इजीली ये सॉल्व लिए होंगे। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 1 है जी, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 50 पॉजिटिव इंटीजर्स इवन इंटीजर्स। पॉजिटिव इवन इंटीजर्स जो पहले 50 हैं उनका हमने सम फाइंड करना है। तो हम पहले सीरीज लिखेंगे। द सीरीज इज़ जी, जो पहला पॉजिटिव इंटीजर है वो 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, अप टू सो ऑन है, और 50 तक क्योंकि बात हो रही है तो वो 100 तक जाएंगे, और 100 से पहले 98 भी आएगा। तो ये जो 2 के डिफरेंस से आ रही है, 2 प्लस होता जा रहा है, 2 में 2 प्लस किए 4, 4 में 2 प्लस किए 6। तो ये इस तरह की जो सीरीज़ होती है अरिथमेटिक सीरीज़ होती है। और जो मल्टीप्लिकेशन से बनती है, 2 से मल्टीप्लाई किया 4, तो 4 को फिर 2 से किया तो 8। तो इस तरीके से जो सीरीज़ बनती है वो ज्योमेट्रिक सीरीज़ होती है। उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन है आगे, वो भी मैंने सॉल्व किया। अच्छा जी, ये जो सीरीज़ हमने लिखी है 2 से 100 तक, ये फर्स्ट 50 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, इवन पॉजिटिव इंटीजर्स। तो इसमें जो पहली टर्म है उसे हम A1 कहेंगे, A1 इज इक्वल टू 2, और जो आखिरी टर्म है उसको हम AN कहेंगे, AN इज इक्वल टू 100। क्योंकि लास्ट टर्म का हमें पता नहीं होता बाज़ का, अभी तो हमें पता है कि ये 50th टर्म है, 50 नंबर वाली टर्म है, लेकिन जब ना पता होता हम सिंपल AN लिख देते हैं। पहली टर्म का तो पता है कि ये पहली है तो इसलिए उसको A1, और आखिरी टर्म को AN लिख देंगे। और टोटल नंबर्स ऑफ टर्म्स जो हैं, जो ये सीरीज़ है जितनी टर्म्स इसमें ऐड हो रही हैं वो 50 है। तो n इक्वल टू क्या आ गया 50, क्योंकि 50 टर्म्स की कहा हुआ है कि आपने सम फाइंड करना है इवन टर्म्स का। जी, सम का जो फार्मूला है वो है SN इज इक्वल टू n/2 A1 प्लस AN। ये A2 लिखा गया है, AN आना है यहाँ पे A1 प्लस AN जी। तो वैल्यू पुट कर देंगे, n की जगह पे आ जाएगा 50, A1 की जगह पे आ जाएगा ये 2, और AN की जगह पे आ जाएगा 100। तो 2 प्लस 100 102 हो जाएगा, और 50 को 2 से डिवाइड किया तो 25 1 को 102 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो फर्स्ट 50 इवन पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनका सम आ जाएगा 2550। जी डियर स्टूडेंट, इसी तरह का क्वेश्चन आया कि फर्स्ट 50 ऑड इंटीजर्स का सम, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स का सम। तो जाहिर बात है ऑड नंबर्स इसमें ऐड होंगे, तो क्या ऑड नंबर्स पहला क्या है 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, और फर्स्ट 50 की बात हो रही है तो ये 99 पे एंड हो जाएंगे। 99 से पहले 97 भी आएगा। तो इन सब का जो हमने सम फाइंड करना है, तो आगे मेथड वही है कि इसमें फर्स्ट टर्म जो A1 है वो 1 आ जाएगी, और AN जो है वो 99 आएगी, और N जो है वो इनकी तादाद जो है वो 50 आ जाएगी। आगे मेथड वही है, SN का फार्मूला लगेगा n/2 A1 प्लस A2, और इसको सॉल्व करना है जी। डू योर सेल्फ जी। इस पर टाइम मैं वेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि सेम क्वेश्चन है, सिंपल सीरीज़ के डिफरेंस था वो मैंने सीरीज़ लिख दी है, आगे इसको ट्राई खुद करना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम ऑफ इनफिनाइट सीरीज़। अब सम ऑफ इनफिनाइट सीरीज़ का मतलब है कि ये सीरीज़ इनफिनाइट टर्म्स की है। जैसे पहली जो सीरीज़ थी दो हमने देखी वो 50 टर्म्स की सीरीज़ थी, ये इनफिनाइट सीरीज़ है, मीन ये इन्फिनिटी तक जा रही है। और इसमें जो पहली टर्म है 1 है, अगली टर्म 1/3 है, अगली टर्म 1/9 है, उससे अगली टर्म 1/27 है। अब यहाँ पे आप गौर करें तो एक नंबर मल्टीप्लाई होता जा रहा है और टर्म्स बढ़ती जा रही हैं, ऐड नहीं हो रहा। मतलब 1 को 1/3 से मल्टीप्लाई किया तो 1/3, 1/3 को 1/3 से दोबारा मल्टीप्लाई किया तो 1/9, 1/9 को 1/3 से दोबारा मल्टीप्लाई किया तो 1/27। मीन इसमें 1/3 ऐड नहीं हो रहा, बल्कि क्या हो रहा है, बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जो मल्टीप्लिकेशन होती है वो ज्योमेट्रिक सीरीज़ होती है। ये नीचे मैंने लिखा है ज्योमेट्रिक सीरीज़। तो ये मैंने सीरीज़ लिखी है 1 + 1/3 + 1/9 +
27। अब जो इन्फिनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ होती है उसका फार्मूला होता है एस इन्फिनिटी, वैसे एस एन होना था अगर फाइनाइट होती, लेकिन ये इनफाइनाइट है तो एन की जगह इन्फिनिटी आ जाएगा और फार्मूला आएगा A1/1 माइनस आर। अब A1 जो है वो तो इसकी पहली टर्म है और वो क्या है 1। आर क्या है जी, आर है आर फाइंड करने के लिए मेथड ये होता है कि आपने दो कंसेक्यूटिव टर्म्स को डिवाइड करना है, बड़ी जो अगली टर्म है उसको पिछली टर्म से, मतलब आप ये चौथी टर्म है A4 को A3 से भी डिवाइड कर सकते हैं, या A3 जो है 1/9 को A2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, या A2 को A1 से भी डिवाइड कर सकते हैं। ये लिखा है फार्मूला R इज इक्वल टू A2/A1 या A3/A2 या A4/A3, मतलब दो कंजक्टिव टर्म्स को डिवाइड करना है, जो पहले वाली टर्म है वो नीचे और जो बाद वाली टर्म है वो ऊपर। तो हमने A2 को A1 से डिवाइड किया तो A2 की वैल्यू क्या आ गई 1/3 और A1 की वैल्यू क्या आ गई 1। A2 सेकंड टर्म है, A1 फर्स्ट टर्म है, दोनों को डिवाइड किया तो R क्या आ गया 1/3। तो A1 जो है वो 1 है, वैल्यूज पुट कर दी, A1 की जगह 1, R की जगह 1/3। जी नीचे एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेना तो आप जानते ही होंगे, एलसीएम लिया तो ये 2/3 आ गया। अब 2/3 डिवाइड हो रहा है 1 से, जब यही 2/3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। इधर 1/2/3 है, इधर 1 मल्टीप्लाई बाय 3/2 हो गया, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 3/2 क्या आ जाएगा 3/2। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कंजुगेट इज, एक कम्प्लेक्स नंबर है और उसके एक कंजुगेट है, उन दोनों को प्रोडक्ट फाइंड करना है, क्या वो रियल आएगा, ऑलवेज रियल होगा, या ऑलवेज कम्प्लेक्स होगा, या ऑलवेज इमेजिनरी होगा, या नन ऑफ दीज होगा। जी डी स्टूडेंट, हम पहले एक कम्प्लेक्स नंबर को सपोज करेंगे, कम्प्लेक्स नंबर को जी से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो जी इज इक्वल टू A प्लस एयोटा बी। कम्प्लेक्स नंबर वो होते हैं जिसमें दो पार्ट्स हों, एक रियल पार्ट A और एक इमेजिनरी पार्ट एयोटा बी, तो इन दोनों को जो सम है ये हमारे पास ये एक कम्प्लेक्स नंबर बन रहा है A प्लस एयोटा बी। अब इसका कॉन्जुगेट जो है उसमें क्या होगा कि साइन एयोटा के साथ जो नंबर है उसका साइन चेंज हो जाएगा, एयोटा वाले नंबर का, एयोटा वाली टर्म का साइन चेंज, तो A माइनस एयोटा बी आ जाएगा कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट के ऊपर बार आता है। अब z और z कॉन्जुगेट को हम मल्टीप्लाई करेंगे, z इंटू जी कॉन्जुगेट, मल्टीप्लाई होंगे तो इधर लेफ्ट लेफ्ट से मल्टीप्लाई होगी, राइट राइट से मल्टीप्लाई होगी। जी A प्लस एयोटा बी और A माइनस एयोटा बी, ये फार्मूला बनेगा, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर, सेकंड टर्म दोनों में एयोटा बी है और फर्स्ट टर्म दोनों में A है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर, A का स्क्वायर A स्क्वायर ही आ जाएगा। अब ये एयोटा बी का जो स्क्वायर है, यहाँ पे एयोटा का स्क्वायर सेपरेट हो जाएगा, बी का स्क्वायर सेपरेट हो जाएगा, ये तो नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा A स्क्वायर एज इट इज़, और एयोटा स्क्वायर जो है वो इक्वल टू -1 होता है, याद रखना है एयोटा स्क्वायर जो है वो -1 होता है, उसकी वैल्यू होती है, तो एयोटा स्क्वायर की जगह वैल्यू आ गई -1, और ये बी स्क्वायर, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और 1 बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई और बेस बी स्क्वायर, तो आंसर क्या आ गया A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसमें अयोटा ख़त्म हो चुका है, अयोटा अगर होता है तो वो इमेजिनरी पार्ट होता, लेकिन अयोटा ख़त्म होने की वजह से ये हमारे पास जो है सिर्फ रियल पार्ट आ रहा है, तो इसका मतलब है प्रोडक्ट जो है वो रियल आ रहा है, ये हमें प्रूव करना था। और मतलब हमारे पास जो राइट आंसर है वो क्या है, वो राइट आंसर है जी A, ऑलवेज रियल, क्योंकि आंसर क्या आ रहा है A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एयोटा ख़त्म हो रहा है, तो एयोटा अगर होता तो फिर इमेजिनरी पार्ट होता, एयोटा नहीं है तो ये रियल पार्ट है, और ऑलवेज रियल इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रियल पार्ट ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 4 + 7 एयोटा इज। जी 4 + 7 एयोटा का आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है और फिर उसका रियल पार्ट बताना है। तो 4 + 7 एयोटा का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो 1/4 + 7 एयोटा होगा। जैसे 2 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है मसलन 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है 1/2,
इसी तरीके से 3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो होता है 1/3। ठीक है, तो फिर 4 प्लस आयोटा 4 प्लस 7 आयोटा का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वो क्या आ गया 1/4 प्लस 7 आयोटा। अब आयोटा जो है वो नीचे डिनोमिनेटर में आ रहा है, उसको ख़त्म करने के लिए हम इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, जिसे हम रैशनलाइजेशन कहते हैं। रैशनलाइजेशन में क्या होता है कि प्लस की जगह माइनस लगा के मल्टीप्लाई भी कर दें और नीचे डिवाइड भी कर दें, और अगर यहाँ पे माइनस होता तो फिर प्लस लगा के मल्टीप्लाई डिवाइड करना था। तो ऊपर क्या आ गया, ऊपर 1 है, 1 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो 4, 1 आ गया, 7 आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ तो -7 आयोटा आ गया। नीचे अब 4 प्लस 7 आयोटा और 4 -7 आयोटा मल्टीप्लाई होंगे तो फार्मूला बनना है जैसे पिछला क्वेश्चन किया है कि 4 फर्स्ट टर्म है, इसका स्क्वायर अलहदा -7 आयोटा का स्क्वायर अलहदा। यहाँ पे फार्मूला लग रहा है जी ये वाला फार्मूला है एक्चुअली a प्लस बी इंटू a माइनस बी। वो क्या होता है जी ए स्क्वायर फर्स्ट टर्म माइनस बी स्क्वायर सेकंड टर्म। यहाँ पे हमारे पास 4 जो है ये a है और 7 आयोटा जो है वो b है, तो a स्क्वायर मीन 4 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मीन 7 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, अब ऊपर जो है 4 - 7 आयोटा एज इट इज़ आ गया, नीचे 4 का स्क्वायर 16, 7 का स्क्वायर 49, आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर ही आ जाएगा। अब पहले मैंने आपको बताया है पिछले क्वेश्चन में कि आयोटा स्क्वायर हमेशा -1 पुट करना है, ये -1 आ गया तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 16 प्लस 49 क्या आ गया 65। अब ये 65 4 - 7 आयोटा को डिवाइड कर रहा है, तो मीन ये दोनों टर्म्स को डिवाइड करेगा, 4 को अलहदा डिवाइड करेगा 7 को अलहदा, तो हमारे पास क्या आ गया 4/65 - 7/65 आयोटा। अब इसमें रियल पार्ट हमने बताना है, तो रियल पार्ट ये हमारे पास जो आंसर आया है ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, और इस मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का रियल पार्ट क्या है, ये जो पहला है 4/65 ये रियल पार्ट है, और 7/65 - 7/65 ये इसका इमेजिनरी पार्ट है, क्योंकि इसके साथ आयोटा है, जिसके साथ आयोटा आई आए वो इमेजिनरी पार्ट होता है, जिसके साथ कुछ आयोटा ना आए वो रियल पार्ट होता है। तो हमने क्योंकि रियल पार्ट फाइंड करना था, रियल पार्ट ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो वो आ रहा है 465, यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये ट्रायंगल हैविंग साइड्स a is equal to 96, b is equal to 70 and c is equal to 50, फाइंड लार्जेस्ट एंगल ऑफ ट्रायंगल। अगर आप क्वेश्चन जो सोशल मीडिया से मुझे मिला वो कंफ्यूजिंग सा था, अगर तो सिंपल पूछा है कि विच साइड मेक लार्जर एंगल, तो हमेशा जो बड़ी साइड है वही बड़ा एंगल बनाती है। बड़ी साइड यहाँ पे ए है 96, तो ए के लिए जो एंगल बनेगा अल्फ़ा वो ही बड़ा होगा, बी के लिए बीटा और सी के लिए गैमा, और सबसे छोटा एंगल जो है वो गैमा होगा जो सी के लिए। अगर तो बड़ा एंगल फाइंड करने को कहे तो फिर कैसे फाइंड करना है वो भी मैं आपको यहाँ पे समझा दूँ कि आपने लॉ ऑफ कोसाइन यूज़ करना है। अब क्योंकि हमने बड़ी साइड जो है वो ए है तो इसके लिए एंगल फाइंड करना है, तो लॉ ऑफ कोसाइन 3 किस्म के होते हैं। पहला है a² = b² + c² - 2bc cos अल्फ़ा। दूसरा लॉ है जी यहाँ पे a² की जगह पे b² आ जाएगा, और इधर आ जाएगा a² + c² - 2ac, और यहाँ पे cos बीटा, अगर इधर b है तो इधर बीटा आ जाएगा। और इसी तरह c के लिए भी होता है c² = a² + b² - 2ab cos गैमा। अब क्योंकि हमने ए बड़ी साइड है और इसके लिए एंगल फाइंड करना है, तो ए के लिए जो एंगल है वो अल्फ़ा होगा, तो ए वाला फार्मूला लगाया है a² = b² + c² - 2bc cos अल्फ़ा। वैल्यूज़ जस्ट पुट कर दें, ए की जगह 96, बी की जगह 70 जो जो ये वैल्यू दी हुई है, और सी की जगह 50, बी की जगह 70, सी की जगह 50 और cos अल्फ़ा। ये आगे इसको सॉल्व करते हैं। 96 का स्क्वायर 9216, 70 का स्क्वायर 4900, 50 का स्क्वायर 2500, आगे माइनस का साइन आ गया, 70 × 50 × 2 तीनों को मल्टीप्लाई किया तो वो आ गया 7000 cos अल्फ़ा एज इट इज़। अब क्योंकि हमें cos अल्फ़ा फाइंड करना है, अल्फ़ा फाइंड करना है, तो ये cos अल्फ़ा वाली जो टर्म इधर माइनस हो रही है ये लेफ़्ट साइड पे जाके दोबारा प्लस हो गई, और जो लेफ़्ट साइड पे 9216 है वो इधर आके माइनस हो गया। ये 4900 और 2500 प्लस हुए तो 7400, और वो जो नंबर उधर प्लस था इधर आके माइनस, और जो इधर माइनस था उधर जाके प्लस हो गया। इन दोनों को माइनस किया तो -1816 आ गया,
और ये जो 7000 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आकर डिवाइड हो गया, दोनों को डिवाइड किया तो वो आ गया -0.2594। और ये जो काज है इधर आके काज इनवर्स हो गया। अब इस हिस्से का जब हम कैलकुलेटर पे काज इनवर्स फाइंड करेंगे तो वो 105 डिग्री आएगा। एंगल अल्फ़ा क्या आएगा जी? 105 डिग्री। जी लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, क्योंकि मैंने सारे यहाँ पे सॉल्व नहीं किए, मैं 2 पार्ट्स में मैथ पोर्शन को डिवाइड किया है। एक पार्ट और शेयर करूँगा इंशाल्लाह बहुत जल्द, क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है। जो लास्ट क्वेश्चन है, द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल LMNR, एल जो है उसके वर्टिसेस हैं 0 0 0, एम के हैं 1 1 1 और एन के हैं 2 2 2। व्हाट इज सेंट्राइड? सेंट्राइड का बड़ा सिंपल सा फार्मूला है जी। सेंट्राइड को हम सी कहते हैं, और ज़ाहिरी बात है सी सेंट्राइड एक पॉइंट होता है, और पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट्स होना ज़रूरी है। पहला कोऑर्डिनेट आ जाएगा x1 + x2 + x3 डिवाइड बाय 3, कॉमा दूसरा आ जाएगा y1 + y2 + y3/3। अब x1, ये जो l का पहला पॉइंट है ये x1 है, m का जो पहला पॉइंट है ये x2 है, और n का जो पहला पॉइंट है ये x3 है। 0 1 2 हो गया। इसी तरीके से अब आप दूसरा लिखेंगे y1 y2 और y3। तो l का जो पहला पॉइंट है वो आएगा 0, दूसरा पॉइंट y जिसे y1 कहेंगे, मतलब आप l के पॉइंट्स को x1 y1 और z1 के, m के पॉइंट्स को आप x2 y2 और z2, और n के पॉइंट्स को x3 y3 और z3। तो ये जो 3 कोऑर्डिनेट्स बनेंगे, यहाँ पे पहला बनेगा x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3, और आगे इसी तरीके से कॉमा डाल के z1 + z2 + z3 भी आना है, क्योंकि यहाँ पे 3 टर्म्स हैं तो आप भी यहाँ पे 3 फाइंड करेंगे, कॉमा इसके बाद z1 + z2 + z3 भी आएगा डिवाइड बाय 3 यहाँ पे भी, तो 3 फिर ब्रैकेट क्लोज होगी। अब पहला जो है x1, तीनों में जो पहला है वो x है, इधर x1 है, ये m का जो पहला है ये x2 है, और जो ये n का पहला है ये x3 है, तो वो पुट कर दिए 0 + 1 + 2 डिवाइड बाई 3, तो 3/3 आ गया, और आंसर क्या आ गया 1। इस तरह y1 जो है y1 दूसरा जो है ये y है तीनों में, तो y1 0, इधर से y2 1, और इधर से y3 जो है वो 2, और तीनों को ऐड करके 3 पे डिवाइड किया तो 3। इधर z1 के भी यही सेम पॉइंट्स हैं 0 1 और 2, तो उनको भी जब आप पुट करेंगे तो वो भी 3/3 आएगा। तो मतलब हमारे पास सी जो है ये 1 1 आ रहा है अगर आप सिर्फ 2 पॉइंट्स को हल करते हैं, लेकिन क्योंकि 3 पॉइंट्स गिवन है तो आपको तीनों को हल करना है। तो जब तीनों को हल करेंगे तो हमारे पास जो सी आंसर बनेगा वो 3 कोऑर्डिनेट्स में बनेगा, मीन सी जो ओवरऑल आंसर बनेगा वो होगा 1,1,1। ठीक है, क्योंकि साथ जी को भी अटैच लाजमी करना है। 2 तब आने थे अगर हमारे पास ये पॉइंट्स 2 दिए होते, 2 वर्टेक्स में दिए होते, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल स्पेस में है तो 3 दिए गए हैं इसके वर्टेक्स। जी डियर स्टूडेंट, ये था जी हमारे पास मैथ का पोर्शन असिस्टेंट डायरेक्टर के पेपर का। इसका पार्ट 2 इंशाल्लाह जल्दी अपलोड करूँगा। दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।